नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके यूजीसी नेट की आंसर की जारी हो गई है, तो उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो एग्ज़ाम आपका 8 जनवरी 2025 को हुआ था, उसमें यूजीसी नेट हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था और उसी के आंसर की आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्ध संवृत स्वर निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन 1 आ, ऑप्शन 2 ओ, ऑप्शन 3 ऊ या छोटा ई। तो इसमें अर्ध संवृत है आपका ओ ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप इस क्वेश्चन को अपने आंसर की के साथ यानी ऑफिशियल आंसर की के साथ चेक करना चाहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन आईडी पर जाएंगे, मतलब जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें इसका आंसर देखेंगे, न कि इस सीरियल नंबर का। इस सीरियल नंबर का आपको आंसर ना देख करके क्वेश्चन आईडी के साथ आपको आंसर मिलान करने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभा काव्य हेतु से संबंधित पंक्तियों के रचनाकारों के सही युग्म कौन कौन से हैं? यानी कि प्रतिभा काव्य हेतु से संबंधित जो है कथन दिए हुए हैं और यह बताया गया है कि उसके रचनाकार कौन हैं। आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो इसमें पहला है, तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा चा। तो यह जो वाक्य है यह आचार्य जगन्नाथ का है, लेकिन इसमें वाग्भट्ट प्रथम दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका। दूसरा है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, यह भट्टतौत का दिया है। तीसरा है, कवित्व बीजम प्रतिभानम वामन का, तो ये वाला तो आपका सही ही है। तो इसमें देखिए ये दोनों ऑप्शन में सी ऑप्शन है। फिर है, प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति वस्तु विभूषणम, तो ये जो है आचार्य जगन्नाथ का कथन है। और काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः, यह भामह का कथन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ये दोनों सही हैं। यदि आप काव्य शास्त्र पढ़े होंगे या प्रतिभा काव्य हेतु इसको पढ़े होंगे तो आपको यह पता होगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल बी और सी। अगला क्वेश्चन है, दिशा की खोज उपशीर्षक किस रचना से संबंधित है? आवारा मसीहा, मुर्दहिया, एक कहानी यह भी, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा से संबंधित है दिशा की खोज उपशीर्षक। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंब के संदर्भ में। तो देखिए, बिंब के संदर्भ में आपसे पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा, मतलब प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो यह आपके इजी क्वेश्चन में काउंट होगा। बिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं। दूसरा है, श्रव्य बिंब का ग्रहण कर्णेंद्रिय द्वारा होता है। तीसरा, जटिल बिंब में अनुभूति का बिंब सरल होता है। चौथा है, सरल अनुभूतियों से प्रेरित बिंब मिश्र बिंब कहलाते हैं। और पांचवा है, मिश्र बिंब में मिश्र अनुभूति का बिंब सरल बिंब कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर आपका पहला कथन जो दृश्य है वह बिंब आकार वाले होते हैं, सही है। दूसरा बोला है श्रव्य बिंब का ग्रहण, तो श्रव्य यानी कि किससे सुनते हैं हम? कान से सुनते हैं, तो कर्णेंद्रिय द्वारा होता है, ये भी सही है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2, केवल ए और बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो आपका ये तीसरा कथन है, जटिल बिंब में अनुभूति का बिंब सरल होता है, तो जटिल वाले में सरल कैसे होगा? तो गलत हो जाएगा, है ना। फिर सरल अनुभूतियों से प्रेरित बिंब कैसे कहलाते हैं? तो इसमें मिश्र दे दिया है, तो नहीं, सरल बिंब ही कहलाता है वो। फिर मिश्र बिंब में मिश्र अनुभूति का बिंब, तो ये मिश्र बिंब कहलाता है, ना कि सरल बिंब। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं के उनकी विधाओं के साथ सुमेलित सही युग्म, यानी रचना दिया है और उसकी विधा दी है, आपको बताना है। ये सब आपके पाठ्यक्रम के ही कहानी या फिर जो भी रचनाएं हैं, तो आपको उसकी विधा बतानी है। भोला राम का जीव, ये व्यंग है, ये सही है। नेत्रदान आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। मुर्दहिया, मुर्दहिया कहानी नहीं है। और कुसुमांजलि, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आवारा मसीहा जीवनी, ये शरत चंद्र की जीवनी है ना। तो इस तरह आपके
भोला राम का जीव सही है, आवारा मसीहा सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और ई। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम का है वह है मुर्दहिया, जो कि एक क्या है, आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मुर्दहिया जो है आत्मकथा है और दलित समाज से, दलित आत्मकथा से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंदन बाला रास की रचना कब हुई है? तो यह देखिए, ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इस कारण से आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1209 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है रचनाकार, दूसरी तरफ है रचना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अस्क और लक्ष्मी नारायण लाल, ये चारों आपके पाठ्यक्रम के ही हैं। तो इनकी रचनाएं आपको याद रहनी चाहिए। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखी है? मुद्रा राक्षस। ऐसे ही जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखी है? जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो आपको अगर इतना भी पता है तो आप देखिए कि किसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का 4th ऑप्शन है, तो ए का 4 हो गया, है ना। और उसके बाद जयशंकर प्रसाद का आपका आ जाएगा 1st ऑप्शन। तो इस तरह ये हमारा ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें हमारा उपेंद्र नाथ अस्क का रचना हो जाएगा जय पराजय और लक्ष्मी नारायण लाल का कलंकी। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें नाटककार और नाटक को मिलान करना है। तो इसमें हरि कृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अस्क। देखिए, ये दोनों लेखक तो रिपीट हो गए हैं, ये हमारे पहले क्वेश्चन में भी थे अभी। तो इस हिसाब से जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है वह है ये तौलिए। नहीं, सॉरी, जयशंकर प्रसाद का आई थिंक कामना है और उपेंद्र नाथ अस्क का है तौलिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये वाला, है ना। ए का 3rd और बी का 1। तो हरि कृष्ण प्रेमी का हो गया शिव साधना, उदय शंकर भट्ट का हो गया मत्स्यगंधा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह आपको समझ ही आ गया होगा कि आपको सिलेबस के जो रचनाकार हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, अन्य रचनाएं भी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं हैं, तो उन रचनाकारों की सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए या पता होना चाहिए। इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कारक का सही अनुक्रम है। कारक जो हम बचपन में पढ़ते थे, कर्ता ने कर्म को, है ना, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, अधिकरण में से पर, में पे पर। तो इस तरह से आपको इनका अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहला आपका आ जाएगा यहाँ पर कि करण कारक। देखिए, इसमें सब में बी पहला है ना। इसके बाद आपका आ जाएगा संप्रदान कारक। इसके बाद आपका आएगा देखिए, अधिकरण तो लास्ट है ना, लास्ट वाला है, तो सी जो है लास्ट में आएगा। तो संप्रदान के बाद आता है अपादान, अपादान के बाद आता है संबंध, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो आपका 3rd ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिया है गोदान उपन्यास का, आपको बताना है किसका कथन है। यह पंच नहीं है, पक्के राक्षस हैं, पक्के राक्षस, यह सब हमारी जगह है। तो ये किसका कथन है? तो होरी धनिया गोबर झिंगुरी सी। तो यह कथन है आपका धनिया का। कब का कथन है? जब आपके इस उपन्यास में होरी को मतलब फ़ाइन भरना होता है, समाज जो है उसको दंड देता है, तो उसको वो भरना होता है और उसके लिए क्या होता है, वो उसकी ज़मीन हड़प लेते हैं, क्योंकि होरी के पास तो क्या नहीं होता, पैसे नहीं होता। तब धनिया जो है ये बोलती है कि पंच जो न्याय कर रहे हैं ये लोग पंच नहीं हैं, ये लोग राक्षस हैं, राक्षस, ये सब हमारी जगह है, जिसे वो लोग क्या कर रहे हैं, हड़प रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये सारे कथन जो हैं, अगर आपको उपन्यास का स्टोरी लाइन पता है तो आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा कथन किसने कहा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है। एक तरफ है विचारक और एक तरफ है उनके सिद्धांत। तो कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये देखिए, कार्ल मार्क्स जो है किससे संबंधित है? समाजवाद से संबंधित है ना।
सार्त्र, सार्त्र का अस्तित्ववाद, ये तो आपके पाठ्यक्रम में है ही, तो ये सही हो जाएगा। ये जॉक देरिदा का है, तो इनको सहजवाद दिया है, ये गलत है। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, तो ये तो सही हो जाएगा। इलियट का काव्य मूल्य, ये गलत है। तो इस तरह आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है सत्य कथन। तो इसमें ये जो रेवंत गिरिरास, नेमिनाथ रास, स्थूलीभद्र रास, श्रावकाचार और चंदन बाला रास, तो ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब जैन साहित्य में आते हैं, है ना। तो जैन साहित्य से इस बार क्वेश्चन पूछा गया है और उनके क्या पूछे गए हैं, सन पूछे गए हैं। ये चंदन बाला रास वाला तो ये पहले भी अभी एक क्वेश्चन में आया था, इसका डायरेक्ट पूछा गया था कि ये कब लिखा गया है ना। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था 1209 ईस्वी। यदि आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको ये भी समझ आ गया कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। यहाँ पे इसका ये दे दिया है, यहाँ पे 1204, तो ये वाला भी गलत हो गया, है ना। तो दो तो एलिमिनेट ही हो गए। सॉरी, ये जो ई ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाएगा अगर आपको पता रहेगा कि चंदन बाला राज 1209 ईस्वी को लिखा गया है। तो ई ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दिए। तो इस तरह से दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। तो अब क्या बचे, आपको बचा इसमें चूज़ करना है कि बी सी यानी कि ऑप्शन 2 सही है या 3। तो इसमें आप देखिए, तो इसमें जो नेमिनाथ रास रचना है वो सुमति गणी ने, देखिए किसने लिखी है, तो सुमति गणी ने, तो ये तो सही है ना। कब लिखी है, 1213 ईस्वी, तो यह भी सही है। और दूसरा, यदि बी ऑप्शन सही है तो फिर आपका सेकंड ये जो ऑप्शन नंबर 2 है तो सी भी सही है। कथन स्थूलीभद्र रास की रचना किसने की थी, जिन धर्मसूरी ने, कब, 1209 ईस्वी में। वैसे ही रेवंत गिरी रास ये वाली जो रचना है इसकी जो ये सन है ये हो जाएगा आपका 1231 ईस्वी को। किसने लिखा था, विजय सेन सूरी ने, तो ये वाला सही है, इसका ईस्वी गलत दिया था। वैसे ही जो श्रावकाकार रचना है ये देवसेन ने कब लिखी थी, ये सन गलत लिखा है, 933 ईस्वी में लिखी है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल बी और सी। यहाँ पर जो चंदन वाला रास है ये आगसु नहीं है, ये आसगु कवि है, आसगु, तो ये सुधार सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कथन दिया गया है, आपको बताना है कि यह कथन कौन से निबंध से संबंधित है। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, तो ये कौन सा निबंध से है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली दरबार दर्पण। देखिए दिल्ली दरबार दर्पण ही आपका पहला निबंध है आई थिंक, और यह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। किसका निबंध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इन्होंने वर्णनात्मक शैली में इसे लिखा है और क्या बोलते हैं, दिल्ली के दरबार का वर्णन किया है। तो उसमें वो बताते हैं कि श्रीमती महारानी यानी कौन, विक्टोरिया के अधिकार में जितने देश हैं, तो उसमें उसके अधिकार में भारत भी था, तो उनका विस्तार जो है भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है। यानी कि अगर पृथ्वी के 7 भाग कर दिए जाएं तो वो जो 7वां हिस्सा है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, श्रीमती महारानी यानी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के। और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, ये किसकी बात, ये देश कौन से देश की बात हो रही है, ये भारत की बात हो रही है। और अन्य उसके जो उपनिवेश थे उनकी बात हो रही है, जिसमें टोटल ये बता रहे हैं 30 करोड़ आदमी बसते हैं, यानी उनकी जनसंख्या 30 करोड़ है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपको एक तरफ उपभाषा दी है, एक तरफ बोली दी है, आपको बताना है कौन सी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रजभाषा, है ना। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी आपकी भोजपुरी। ये बिहार वाला क्षेत्र है, बिहार जो है आपके पूर्व दिशा में भी है। आप दिशा से भी जान सकते हैं कि कौन सी हिंदी में कौन सी भाषा आएगी या बोली आएगी, है ना। सॉरी,
पूर्वी हिंदी में मतलब बिहार, बिहार ये जो है भोजपुरी बिहार से है, तो ये बिहारी में आएगी, मैंने गलत मार्क कर दिया था। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी ब्रज भाषा है, बिहारी जो है भोजपुरी वाले में आएगी, है ना, क्योंकि बिहार में ही भोजपुरी बोली जाती है। पहाड़ी आपकी गढ़वाली है और पूर्वी हिंदी आपकी अवधी हो जाएगी। तो इस तरह देखिए, ए का हो जाएगा आपका थर्ड, बी का हो जाएगा आपका 1, है ना, और सी का हो जाएगा आपका 4 और डी का हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। भाषा और बोली से आपके हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। ये मैंने अपने चैनल पर आपको पढ़ाया भी हुआ है, यूनिट 1 पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट। आप जाइए, देखिए और देखिए कि इस बार इससे कितने सारे क्वेश्चन मेरे मतलब हमने जो कवर किया था टॉपिक, उसमें से आए हैं, क्योंकि वही वही टॉपिक से क्वेश्चन ही बार बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने खंडों में लिखी है? उनकी आत्मकथा क्या है? क्या भूलूं, क्या याद करूं? तो उसके कितने खंड हैं? उसके खंड हैं 4। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसके चारों खंडों के नाम क्या क्या हैं? तो पहला खंड तो आपका क्या भूलूं, क्या याद करूं, यही वाला है। दूसरा खंड है आपका नीड़ का निर्माण फिर, है ना, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ यानी घोंसला। और तीसरा है बसेरे से दूर, है ना, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। तो ये आपके 4 खंड है। हो सकता है आपको अगली बार ये चारों खंडों के नाम पूछ लिए जाएं, इनके क्रम पूछ लिए जाएं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता का 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो किस पत्रिका में हुआ था? कल्पना पत्रिका में। तो ये हो गया आपका आंसर। और इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है कि अंधेरे में कविता का 1964 में प्रकाशन हुआ था, तो ये प्रकाशन वर्ष अगले बार का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा पूछा है इसमें आशंका के द्वीप अंधेरे में, यानी कि पहले जो अंधेरे में कविता है वो पहले आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह ये वाला भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा, अंधेरे में जो कविता है वो किसने लिखी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है ये, अंधेरे में। तो ये इस तरह के 3 क्वेश्चन इस लाइन से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पंक्ति दी है और पूछा है कि मैला आंचल के गीत का प्रकार कौन सा है? तो देखिए, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है कि किस प्रकार का गीत है। तो गीत के तो आपको सबका प्रकार पता होना चाहिए, और कौन से गीत में कौन से उसकी विशेषता होती है, यदि आपको वो चीज़ पता है तो आप इस गीत को बता सकते हैं कि इसका प्रकार कौन सा है। एक है, चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फड़के से, कब होई है गवना हमार भौजिया। तो देखिए, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? भौजिया, और यहाँ पे भौजिया भी दिया हुआ है गीत करके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आप कॉमन सेंस से इसे सॉल्व कर सकते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताने हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब कौन से कथन गलत हैं, आपको बताने हैं। तो पहला कथन है, दयाराम निगम ने अध्यापक पूर्ण सिंह के शिव शंभू के चिट्ठे की आलोचना जमाना ने में की। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ऐसा दिया है। दूसरा है, बाल मुकुंद गुप्त ने बैसवाड़ी के मूलवासी सरस्वती संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी पर कठोर व्यंग किया था। ये रामविलास शर्मा का एक कथन दिया है। फिर है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता है, वो था बाल मुकुंद गुप्त। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन दिया है। उस शेर को पढ़कर मैं रात भर बेकरार रहा, मज़े ले लेकर बार बार पढ़ता और झूमता था। पद्म सिंह शर्मा का कथन, भला इस संसार को बनाने का क्या काम था, व्यर्थ इतने उल्लू एक संग पिंजड़े में बंद कर दिए। ये है भारतेंदु का। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े कठिन क्वेश्चन में से है, और इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर की आपका जो लिया गया है वह है थर्ड ऑप्शन, यानी कि केवल ए, बी और सी, यानी कि स्टार्टिंग के ये जो 3 कथन हैं ये जो है आपके गलत दिए हैं।
देखिए, आप इसमें अगर आपको ये पता हो कि भारतेंदु का कथन ये हो सकता है, भला इस संसार को बनाने का क्या काम था, व्यर्थ इतने उल्लू एक संग पिंजड़े में बंद कर दिए। तो आप इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह से ये कथन आप जान सकते हैं कि ये वाला कथन अगर सही है तो फिर ये गलत होंगे, है ना? और दूसरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? शुक्ल थे ना? यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी दे दिया है, तो ये भी एक गलत हो जाएगा। तो अगर बी गलत ऑप्शन है और आपसे गलत ऑप्शन ही पूछा है, तो बी किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है, और ये वाला तो हम एलिमिनेट कर चुके हैं। तो आपका यही वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कविता की लाइन दी है और बोला है कि इसमें निर्मित छंद में रीतिकाल के किस कवि ने अपना परिचय दिया है। तो आपको कवि का नाम बताना है। दीक्षित परस राम दादव है विदित नाम, जिनकी ने यज्ञ जा की जग में बढ़ाई है। तो देखिए, ये है आप सेनापति जी का परिचय। कैसे जानेंगे आप? अगर आपने इस सेनापति की काव्य पंक्तियाँ पढ़ी होंगी तो आप इसके टोन से ही जान सकते हैं कि ये सेनापति के हैं, क्योंकि सेनापति क्या युद्ध वाले इन्होंने लिखे हैं। और दूसरी बात ये है कि सेनापति जो है रीतिकाल और भक्तिकाल, यानी भक्तिकाल के लास्ट में और रीतिकाल के फर्स्ट में, यानी कि संक्रमण काल जो इनका था, तो इसमें सेनापति कवि जो है हुए हैं। और इन्होंने इनके जो गुरु हैं या फिर माता पिता हैं, है ना, ये इनका आपको नाम अगर पता होगा तो इनके पितामह का नाम था परशुराम दीक्षित, है ना। और ऐसे ही इनके जो गुरु का नाम है हीरामणि दीक्षित। तो सबके लास्ट में ना दीक्षित आता है। इनके पिता का नाम भी इनके पिता का नाम है गंगाधर दीक्षित। तो इस तरह से अगर आपको ये पता है ये जानकारी, तो इसमें देखिए दीक्षित आया है, यहाँ पर भी दीक्षित आया है। परशुराम दादव है, यानी कि दीक्षित परशुराम, परशुराम दीक्षित जिनके क्या हैं, दादा हैं। तो पितामह थे इनके परशुराम दीक्षित, तो इनके हुए पितामह यानी दादाजी, है ना। तो यदि आपको ये जानकारी पता है तो आप आराम से जान सकते हैं कि ये सेनापति की पंक्ति है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि यदि आपको कवि, यानी कि आपके पाठ्यक्रम के कवियों के बारे में जो बेसिक जानकारी है, जो कवि परिचय है, यदि आपको इनका परिचय ज्ञात है तो भी आप इन पंक्तियों को जान सकते हैं। इसके लिए आपको सारा पंक्ति पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं कि यदि आपको कवियों के सामान्य बेसिक परिचय ज्ञात हैं तो भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ है पत्रकार, दूसरी तरफ है पत्र। आपको इसका आंसर बताना है, सूची मिलान करना है। तो युगल किशोर शुक्ल, दुर्गा प्रसाद मिश्र, मदन मोहन मालवीय और माधवराव सप्रे। तो देखिए माधवराव सप्रे तो आपके पाठ्यक्रम में है, तो इनका आपको पता होना चाहिए। तो इनका क्या होगा? माधवराव सप्रे ने निकाला था छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका। तो देखिए डी का थर्ड ऑप्शन किस में है? तो ये लास्ट के थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में है, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, है ना। फिर आपको इधर पत्र में आपको देखिए कोई पहचान का है तो उदंत मार्तंड, ये आपकी फर्स्ट साप्ताहिक पत्रिका रही है ना। तो इनके जो पत्रकार हैं वो कौन है? युगल किशोर शुक्ल जी। तो ए का 2 हो गया, तो ए का 2 इन दोनों में ही है। अब थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में से ही कोई एक आंसर है। तो मदन मोहन मालवीय अभ्युदय पत्रिका, ये भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ी होती है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, यानी मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका निकाली थी। तो सी का 4 हो जाएगा, है ना। तो सी का 4 ये है। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट। दुर्गा प्रसाद मिश्र ने लिखी है उचित वक्ता। मैं इसको ठीक से बता देती हूँ। युगल किशोर शुक्ल का हो जाएगा उदंत मार्तंड, माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र, मदन मोहन मालवीय अभ्युदय, दुर्गा प्रसाद मिश्र उचित वक्ता, है ना। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
तो चलिए आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम 20-20 क्वेश्चन के सेट में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।